नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। अब्दुल्ला परिवार और नेहरू गांधी परिवार 3-4 पीढ़ियों से भारत की राजनीति में सक्रिय हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते रहे हैं। चाहे 370 चाहे जम्मू कश्मीर में की पॉलिसी बनाना हो, 370-35A का मामला हो, या और भी वहाँ की जो योजनाएं नीतियाँ थी वो शेख अब्दुल्ला, फिर फारूक अब्दुल्ला, अभी उमर अब्दुल्ला, उधर नेहरू जी, इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी और अब राहुल गांधी। राहुल गांधी ने एक बार जो राहुल गांधी और कांग्रेस कह लीजिए ने एक बार फिर अलायंस किया है कांग्रेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। लेकिन नेहरू जी के समय की परिस्थितियां या इंदिरा जी के समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में अंतर है। जो 370 आर्टिकल 370 जो है उसको निष्प्रभावी करने के बाद, जम्मू कश्मीर में उसके निष्प्रभावी होने के बाद जो बीजेपी ने किया है, उसके बाद वहाँ बड़े बदलाव हुए हैं। उन बदलाव को क्या ये अलायंस फिर से पुराने उसमें रोल बैक करने में कामयाब हो पाएगी? क्या ये उनकी क्षमताओं में आता है कि वो रोल बैक कर पाएँ? अब जैसे दो फ्लैग को लेकर के मसला है कि एक भारत के फ्लैग के अलावा जम्मू कश्मीर का एक फ्लैग जो 370 के बाद वो ख़त्म हुआ है, या जो रेटरिक नेशनल कॉन्फ्रेंस का चलता रहता है कि भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, LOC पर व्यापार होना चाहिए। उसके अलावा जो ये LOC के उस पार व्यापार की बात के अलावा गवर्नमेंट जॉब में जो स्टोन पेल्टर्स थे या जो लोग और टेररिस्ट और एक्टिविस्ट गतिविधियों में इन्वॉल्व थे, उनके परिवार को फिर से नौकरी में वापस लाने की बात हो रही है, जबकि बीजेपी लगातार उनको एक के बाद एक हटा रही है, जो लोग भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं। उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है रिजर्वेशन का। तो क्या ये जो अलायंस की सरकार आएगी तो वहाँ पर दलित, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, इन सब कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन हटा देगी? क्या ऐसा कर पाने की स्थिति है कांग्रेस की, जो खुद रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रही है कि भाजपा रिजर्वेशन हटाना चाह रही है? एक और महत्वपूर्ण बात है जिस पर चर्चा ज़रूर होनी चाहिए कि जो अपने मैनिफेस्टो में जिसकी चर्चा की है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और उसने शंकराचार्य पहाड़ी का नाम तख्ते सुलेमान और हरी पहाड़ी का नाम कोहे मारन कर दिया है। तो क्या इस पर भी कांग्रेस की सहमति है? इसके अलावा जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, क्या बदलाव के बाद उन भ्रष्टाचार के मामलों से डील कर पाएगी? हैं, जम्मू और जो कश्मीर या वैली का डिस्क्रिमिनेशन है उसको फिर से एक बार वापस ले आएगी? उसके अलावा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो रणनीति है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह की राजनीति करती है, क्या राहुल गांधी उसके हामी हैं? क्या ऐसा वो करना चाहते हैं या करेंगे? हालांकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो के बाद उस पर कोई चर्चा नहीं करने के लिए ना वो तैयार है ना कांग्रेस उस पर अब तक कोई जवाब दिया है। अभी जो 370 और 35A हटाया गया है, उसके बाद ये लगभग उसके बाद
तो अब चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन ये कुल मिलाकर के जम्मू एंड कश्मीर में लगभग 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के। भाजपा ने लोकसभा के चुनाव में कोई भागीदारी नहीं की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ेगी, मजबूती के साथ लड़ेगी। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जो नेता राम माधव संघ से बीजेपी में आए थे, महासचिव बनाया गया था, और वो जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट देख रहे थे। पीडीपी के पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ बीजेपी के साथ मिलके सरकार बनाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। फिर सरकार गिराने में, जब गिराने का अनाउंसमेंट हुआ तब भी उन्होंने ये घोषणा की थी। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है बीजेपी के सीरियसनेस का, वो इससे स्पष्ट होता है कि राम माधव को एक बार फिर जम्मू कश्मीर के चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है जी किशन रेड्डी के साथ। दोनों आंध्रा मतलब तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं। अब वो इस मामले को देखेंगे, राम माधव और जी किशन रेड्डी। राम माधव का एक बार फिर बीजेपी की राजनीति में सक्रिय होना और जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील जगह पर उनको भेजा जाना, इस बात का स्पष्ट संकेत है कि बीजेपी वहाँ बहुत सीरियसनेस के साथ चुनाव लड़ेगी। लोकसभा जैसी स्थिति नहीं है। जब बीजेपी चुनाव लड़ती है तो ये सबको मालूम है कि वो किस तरह से चुनाव लड़ती है। हालांकि कयास लगने लगे हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी है कि शायद जम्मू कश्मीर को पहली बार हिंदू मुख्यमंत्री मिल सकता है। लेकिन स्थितियां बीजेपी के लिए एकदम आसान नहीं है, इसलिए कि जम्मू में जो भी उनका समर्थन बेस हो, वैली में उनके पास कुछ भी नहीं है। कोशिश के बावजूद, यहाँ तक कि गुलाम अली को उन्होंने नॉमिनेट किया है, जो बकरवाल समुदाय के, गुजर बकरवाल समुदाय के से आते हैं, उनको राज्यसभा में नॉमिनेट करके नॉमिनेशन करके भेजा हुआ है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये पूरा का पूरा मामला कितना मदद कर पाएगा बीजेपी को, मतलब उसमें राम माधव की नियुक्ति जो है वो, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन राम माधव की नियुक्ति का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर का संघ का पूरा बैकिंग, और जो उन्होंने वैली में जो राम माधव ने लोगों को कल्टीवेट किया था, वो सब का फ़ायदा मिलने वाला है। और डेवलपमेंट का जो भी काम सरकार ने किया है उसको, हालांकि डेवलपमेंट के नाम पर वोट नहीं पड़ते हैं, वो चुनाव नहीं होता है, डेवलपमेंट के नाम पर किसी को वोट नहीं मिलते हैं। अगर डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव पड़े होते तो बिना किसी उसके बीजेपी को कम से कम साधारण बहुमत 2024 के लोकसभा चुनाव में मिल जाना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो डेवलपमेंट को किनारे रखते हैं। अब आते हैं विषय पर, मतलब विषय पर ही थे हम, विषय से डिवेट नहीं हुए थे, लेकिन अब चुनाव की बात करते हैं और ये जो प्रॉमिसेस हैं इन सब की बात करते हैं। अभी चुनावी रैलियां शुरू नहीं हुई हैं। अभी नॉमिनेशंस के बाद जब धीरे धीरे चुनावी रैली आएगी तो ये जो मैंने बातें कही, चाहे पाकिस्तान से बातचीत की बात हो या 370 को जो उसकी एप्लीकेबिलिटी को रिवोक किया गया है, हटाया गया है, उसकी बात हो, 35A की बात हो, पाकिस्तान से बात की बात हो, आतंकवादियों के परिवार के लोग जो, या स्टोन पेल्टर्स के परिवार के लोग जिनको नौकरी से हटाया जा रहा है उनको वापस लेने की बात हो, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की बात हो, ये जो सारे मसले हैं, ये सारे मसले पूछे जाएंगे। आज भी गृह मंत्री अमित शाह ने जिनकी 370 हटाने में बड़ी भूमिका रही है, उन्होंने प्रश्न किए हैं, 10 प्रश्न किए हैं कांग्रेस से कि वो क्या चाहती है जम्मू कश्मीर में। क्या वो चाहती है कि वहाँ पर एक बार फिर आतंकवाद बढ़े, इसलिए कि जो
जो बातें नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है, पाकिस्तान से बात करना, जो स्टोन पेल्टर्स के परिवार वालों को नौकरी में वापस लेना, व्यापार क्रॉस बॉर्डर ट्रेड करना, ये सारे के सारे संकेत उस दिशा में हैं जहां घुसपैठ बढ़ने की, आतंकवादियों को शरण देने की, इन सब चीज़ों में इजाफा होगा, मन बढ़ेगा। और जबकि पिछले जब से मोदी सरकार आई है वो आतंकवाद को लेकर के जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ काम कर रही है, और जितने आतंकवादी अब तक मारे जा चुके हैं वो अपने आप में एक मिसाल है। और कोई भी आतंकवादी घटना के बाद ऐसा नहीं होता कि आप 10 साल बाद वाली स्थिति है कि कोई किसी आतंकवादी ने कोई घटना 2014 में अगर की है तो वो आज तक वो सरवाइव नहीं कर रहा है। ये हुआ है, और ये अपने आप में बड़ी बात है। जो भी टारगेटेड किलिंग भी जो कर रहा है उसको चुन चुन के खोज के मारा जा रहा है। तो अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो जिसको अंडरलाइन करने की ज़रूरत है। पहला ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जम्मू कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो चिनाब नदी पर जो सबसे ऊंचा ब्रिज है आप उसकी बात कर लीजिए, रेल ट्रैक की बात कर लीजिए कहाँ तक पहुंच रहा है, रोड्स की बात कर लीजिए, पानी टैप वाटर लद्दाख जैसे इलाके में पहुंच गया जहां टेम्परेचर माइनस में होता है। तो विकास के नाम पर बहुत कुछ मोदी सरकार के पास गिनाने के लिए एक। दूसरा, ये सुरक्षा को लेकर के बहुत सारा काम हुआ है। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ये नहीं है कि ख़त्म हो गई हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में निश्चित तौर पर कमी आई है। और जो ये एक अप्रोच होता था ना कि ऐसा टेररिस्ट घटना हो गई तो हो गई, नहीं, अगर कोई घटना घटी है तो उसको लॉजिकल एंड तक ले जाया जाता है। और अभी तो चुनाव से पहले जो नए डीजीपी की नियुक्ति हुई है वो तो उनको इन सब मसलों को डील करने का एक्सपर्टाइज हासिल है। तो सरकार लगातार इन सब को लेकर के बहुत सक्रिय है। दलितों को लेकर के बहुत सरकार ने काम किया है। रिजर्वेशन जिन लोगों को नहीं मिल रहा था, जो रिजर्वेशन से वंचित थे, उनको मिला है। दलितों को अधिकार मिल रहे हैं। डिलिमिटेशन हुआ है। तो इन सब का प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव चुनाव में दिखेगा, स्पष्ट नज़र आएगा। अब इन सारे मसलों से जिनको मैं गिना रहा हूँ उसको कांग्रेस कैसे डील कर पाएगी, बीजेपी उसको कैसे डील कर रही है और कांग्रेस उसको कैसे डील करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा नहीं है कि ये मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। इसमें महबूबा मुफ्ती की राजनीतिक दल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और जो गुलाम नबी आज़ाद का राजनीतिक दल है वो भी शामिल है। तो ये 4 कोणीय मुकाबला काफ़ी सीटों पर होने वाला है। 90 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन ये चतुर्कोणीय मुकाबला बहुत सारी सीटों पर होगा, जो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होगा और बहुत रोचक होगा। रोचक परिणाम की दृष्टि से होगा कि चतुर्कोणीय मुकाबले में कौन कहाँ किस क्षेत्र का मतदाता किधर की ओर जाता है। लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत सारे प्रश्नों के जवाब देना निश्चित तौर पर इन चुनाव में मुश्किल होने जा रहा है। न केवल इन चुनाव में, बल्कि उनका जवाब उनको हरियाणा में भी मुश्किल होगा, फिर महाराष्ट्र में भी मुश्किल होगा, उसके बाद झारखंड में मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इन सब के लिए
कांग्रेस को तैयार रहना चाहिए और जवाब उनके पास शायद ना हो और वो फंसेंगे, उलझेंगे। इस पर हम सबकी नज़र रहेगी, सारे जर्नलिस्ट इस पर नज़र रखेंगे और क्या आगे डेवलपमेंट होगा आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। हमारे आप चैनल को ओपिनियन अड्डा पे आते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में हमारी मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।